हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जियोग्राफी। उसके बारे में मैंने भी कुछ बेसिक नॉलेज दी थी, उसका सिलेबस वगैरह सब बताया था। देन मैंने बोला था अगले वीडियो में मैं ओशिनोग्राफी से स्टार्ट करूँगा, इसको समुद्र विज्ञान से। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। ठीक है। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी ऐसे कोई यूज़फुल वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। याद रखना, ये ओशिनोग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है। देखिए ओशिनोग्राफी है क्या। देखिए, स्टडी रिलेटेड टू हाइड्रोडायनेमिक एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ओशन। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड लिए, हाइड्रोडायनेमिक एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। कहने का मतलब ये, जो समुद्र विज्ञान होता है ओशिनोग्राफी, यह महासागरों के जलगतिकीय प्रक्रम, मतलब हाइड्रोडायनेमिक एस्पेक्ट्स, भूगर्भ संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड पारिस्थितिकी स्थिति, जो इकोलॉजिकल कंडीशन है, इन सभी का अध्ययन होता है। ठीक है। अर्थात यह महासागरों के जलगतिकीय प्रक्रम, भूगर्भ संरचना और पारिस्थितिकी स्थिति का अध्ययन होता है। समझ में आया कुछ। मतलब समुद्र के अंदर जितनी भी चीज़ें, स्ट्रक्चर वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, उसके मौसम, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, समुद्र विज्ञान कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में इसको एक लाइन में बोल सकते हैं, साइंस ऑफ ओशन, महासागरों का विज्ञान। ठीक है। अब देखते हैं कि फादर ऑफ ओशिनोग्राफी ये कौन थे, समुद्र विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, फाउंटेन मोरी ये कौन थे। ये अमेरिकी आर्मी में एक ऑफिसर थे, फाउंटेन मोरी। इन्हीं को जो ना समुद्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, फाउंटेन जो मोरी थे, इनको क्यों कहा जाता है समुद्र विज्ञान का जनक। इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए बोला गया इनको। तो देखिए, ये यूएस आर्मी में थे। इन्होंने क्या किया था, 1949 में कार्टोग्राफी में कार्य किया था। सबसे पहले इन्होंने कार्टोग्राफी, समझते हैं, कार्टोग्राफी मीन्स होता है मानचित्र ड्रा करना। ठीक है, मानचित्र बनाना होती है कार्टोग्राफी। तो सबसे पहले कार्टोग्राफी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। इन्होंने बताया कि जो ओशनिक जो विंड पैटर्न होता है वो कैसा होता है, और ओशनिक विंड पैटर्न को सबसे पहले मैप में ड्रा करके दिखाया था। ठीक है, कि कहाँ पर किस ओशन में कैसी विंड चलती है, ऐसे करके दिखाया था। और देन इनकी 1855 में एक बुक आई थी, द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ ओशन। तो इस बुक में इन्होंने सभी महासागरों की बारे में अध्ययन करके उन्हें मैप में ड्रा किया था। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ ओशिनोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, फाउंटेन मोरी को याद रखना। तो मेनली जो ओशिनोग्राफी है, ये एक मैप का ही पार्ट है। तो इसमें हम लोग मैप ड्रा करके पूरा बताएंगे कहाँ कैसी क्या संरचना क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ ओशन, महासागरों का विभाजन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं ओशन क्या होता है, महासागर। देखिए, अ लार्ज वाटर बॉडी विच डोंट हैव लिमिट ऑफ वाटर, मतलब एक ऐसा बड़ा जलीय भाग जिसकी कोई जलीय सीमा नहीं है, कोई निश्चित जलीय सीमा नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, महासागर, ओशन कहेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, ओशन कितने होते हैं हमारे इस अर्थ में, कितने ओशन हैं, टोटल 5 हैं। ठीक है, 5 महासागर हैं। कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक और देन आर्कटिक। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक। ठीक है, तो याद रखना ये। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे, मतलब ये जो हमारी अर्थ है और ओशन, इनमें कैसा स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। देखिए, ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ये एक प्लेट हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो उसकी प्लेट है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं इधर।
और ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं ओशिनिक क्रस्ट या ओशिनिक प्लेट, महासागरीय क्रस्ट या महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, पानी होगा, मतलब ये महासागर वाला भाग है और ये स्थल वाला भाग जहाँ हम लोग रहते हैं। इसको मैंने पॉइंट से डिनोट किया, इससे ड्रा किया है पॉइंट से। क्यों? क्योंकि ये बेसाल्ट रॉक की बनी होती है। ठीक है, बेसाल्ट रॉक, ये बेसाल्ट रॉक को पॉइंट से डिनोट किया जाता है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है। ये ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट चट्टान की बनी होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है। जो ये ग्रेनाइट रॉक होती है ये इसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और जो बेसाल्ट रॉक की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो ये चट्टान होती है नीचे होती है और ये जो महाद्वीपीय चट्टान होती है ऊपर होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, सी लेवल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी लेवल क्या होता है। यहाँ से मैंने ड्रा किया है, ये ऊपरी लाइन क्या होती है, हाई टाइड को डिनोट किया है, और ये नीचे वाली लाइन क्या है, लो टाइड। टाइड का मतलब समझते हैं, टाइड ज्वार, जो ज्वार भाटा आते हैं किसके कारण आते हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट और अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण क्या होता है, टाइड आते हैं। तो ये हाई टाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा लो टाइड। इन दोनों का जो मीन होता है उसी को क्या बोलते हैं, सी लेवल बोला जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हाई टाइड यहाँ तक गया, लो टाइड यहाँ तक गया, इन दोनों का मीन मान लेते हैं बीच में आता है, इसको क्या बोलेंगे, सी लेवल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इस सी लेवल के बारे में बात करते हैं। समुद्र तल, देखिए आपने सुना होगा इस समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई इतनी है, इस हिल की ऊंचाई इतनी है, ऐसा देखा होगा। तो सी लेवल से उसकी माप करते हैं। सी लेवल को उसको डाटम लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, देखो इट इज़ मीन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। ये क्या होता है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सी लेवल क्या होता है, मीन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। तो यही मैंने डिनोट किया यहाँ पर, जो हाई टाइड और लो टाइड का जो मीन होता है वो सी लेवल बोला जाता है। ठीक है, यहीं से सारी ऊंचाइयाँ और सारी गहराइयाँ मापी जाती हैं, सी लेवल से ही। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जैसे सन और मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट में वाटर ही क्यों ऊपर आता है। देखिए सिंपल सा है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसने कपड़े पहन रखे हैं, तो कोई भी अगर उस पर कोई फोर्स लगा के बाहर की तरफ कोई खींचेगा उसको, तो क्या खींचेगा, उसका जो बाहरी पार्ट होगा और जो लूज है सबसे, मतलब उसके कपड़े, जब हम लोग खींचेंगे तो उसका कपड़ा ही उठता चला आएगा। ठीक है, सेम वे में ऐसे अर्थ में होता है। जो अर्थ में आउटर में क्या है, पानी है, जो कि क्या है, सबसे लूज है। तो जब सन और मून इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है, मान लेते हैं ये पानी भरा हुआ है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है, पानी जो सबसे लूज होता है वही क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मून इसमें ज़्यादा फोर्स क्रिएट करता है सन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मून क्या है, अर्थ के नज़दीक है ज़्यादा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टाइड डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए पूरे संसार में जो ऊंचाइयां या गहराइयां मापी जाती हैं वो सभी कहाँ से मापी जाती हैं, सी लेवल से मापी जाती हैं। कहाँ की सी लेवल, इसका जो आधार रखा गया है वो ग्रीनविच लंदन में रखा गया है। ठीक है, तो ग्रीनविच जो लंदन है उसी में जो सी लेवल है उसी के अकॉर्डिंग जो संसार की पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ उसकी ऊंचाइयाँ और गहराइयाँ मापी जाती हैं। लेकिन भारत में जो है वो चेन्नई के रिस्पेक्ट में इसकी माप की जाती है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो आज का। आई होप ये कुछ समझ में आया होगा आपको ओशिनोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिवीज़न ऑफ ओशिन, महासागर का विभाजन कितने टाइप्स होता है, किस प्रकार से किया जाता है, वो सब बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।